और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल इस वक्त पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। आप देख सकते हैं तस्वीरें, भूपेश बघेल जो कि अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और हर एक भारतीय का, हर एक आम नागरिक का, चाहे वो राजनेता हो या अभिनेता हो, सभी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। बस एक संदेश देने का प्रयास है सभी बड़े चेहरे जो कि मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं बिल्कुल आशीष, तो ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दुर्ग लोकसभा सीट पर वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। और खास बात अगर हम करें दुर्ग लोकसभा सीट की, तो यहां से उनके भतीजे विजय बघेल जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं, और यही वजह है कि कड़ा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच भी देखने को मिल रहा है। ये पाटन की तस्वीरें हैं जहां पर वो अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। वोट डालने हैं। उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी को भी आप देख सकते हैं। उनकी जो बेटी है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। उनका जो बेटा है वो भी यहाँ पर आया हुआ है। और सभी जो है यहाँ पर वोट डालेंगे। पूरे परिवार का जो मतदान केंद्र है वो यही कुरुद्दी मतदान केंद्र कहलाता है। और यहाँ वो पिछले जब से उन्होंने मतदान शुरू किया है, उनका पूरा परिवार यही मतदान करता आया है। ये गांव विजय बघेल का भी गृहग्राम कहलाता है, क्योंकि जो विजय बघेल हैं बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो भी इस जगह पर उनका भी अच्छा खासा प्रभाव है। और एक ही परिवार के दोनों आते हैं, लेकिन राजनीति के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो उसमें राजनीति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी है कि वो एक दूसरे के खिलाफ आज खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आप भी वोट करने आए हैं। हेलो। अच्छा, ये उनकी पत्नी थी, उनकी बेटी थी, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री है वो अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं और वोट करने जा रहे हैं यहाँ पर। और वोट करने के दौरान जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और काफ़ी दिनों तक वो प्रचार प्रसार में व्यस्त थे। और आज भी सुबह ये बताया जा रहा था कि सुबह 8 बजे वो वोट डालेंगे, और लेकिन काफ़ी लेट हो गया। फिर बाद में खबर आई कि 10 बजे के आसपास वो वोट अपना कास्ट करेंगे। लेकिन अब 11 बजे वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी पत्नी, उनकी बेटी, दोनों बेटियाँ जो हैं, उनके जो बेटे हैं, उनके पिताजी, वो सभी यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं। और वोट डालने के बाद वो सीधे वोट डालने के बाद वो सीधे यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। मतदान के लिए परिवार के साथ आए दुर्ग में राजधानी से निकलते हुए। और हालांकि लगभग छत्तीसगढ़ में जो 2 चरण के मतदान हुए हैं तो ये दुर्ग लोकसभा सीट का पाटन क्षेत्र है जहां मतदान करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और राजनीतिक जो इतिहास इसका रहा है वो भी आपको हम बता देते हैं कि ये जो सीट है वो ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस के पाले में डाली थी। हालांकि इसको पहले बीजेपी का भी गढ़ माना जाता था, लेकिन उसके बाद ताम्रध्वज साहू ने भी यहां पर आकर कांग्रेस के पक्ष माहौल बनाया। हालांकि ताम्रध्वज साहू जो कि अब गृह मंत्री हैं, भूपेश सरकार में मंत्री हैं, और यही वजह है कि काफी महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है। दुर्ग लोकसभा सीट की बात करें तो 2014 में सिर्फ एकमात्र सीट जो कि कांग्रेस ने जीती थी और वो दुर्ग थी। और यही वजह है कि काफी महत्वपूर्ण ये सीट कांग्रेस की भी है और बीजेपी के लिहाज से इसलिए है क्योंकि विजय बघेल जो कि नए प्रत्याशी के रूप में दुर्ग से सामने आए हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया है। दुर्ग की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र ये रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया इसको कहा जाता है। भिलाई स्टील प्लांट के रूप में भी दुर्ग को देखा जाता है। पूरे भारतवर्ष में भिलाई स्टील प्लांट की बात होती है और यही वजह है कि इस सीट से काफी उम्मीदें दोनों ही पार्टियों को है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से प्रतिमा चंद्राकर को मैदान में उतारा गया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के भूपेश बघेल के जो भतीजे हैं विजय बघेल, उनसे यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि विजय बघेल का भी यही गृहग्राम आता है, यहीं पर वो वोट कास्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन बीजेपी से उन्होंने प्रत्याशी वो चुनकर आए हैं और उनका मुकाबला यहां से प्रतिमा चंद्राकर से है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब कुछ देर बाद भूपेश बघेल अपना वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकलेंगे और हो सकता है फिर अपील भी करें जनता से वोट कास्ट करने के लिए। और कुछ देर पहले खबर भी ये आई है कि
प्रभावित करने के लिए, चुनाव प्रभावित करने के लिए नक्सलियों ने कोशिश भी की, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि नक्सल प्रभावित नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने की कोशिश भी लगातार नक्सली करते हैं ताकि चुनावों को प्रभावित कर सके। हालांकि अभी भूपेश बघेल मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, पाटन क्षेत्र पहुंचे हैं और यहां पर अपना वोट कास्ट करेंगे। दुर्ग जो कि काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, लोकसभा सीट। यहाँ के ग्रामीण और जो है निर्वाचन आयोग के जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है और स्वागत करने के बाद वो पर्ची अपना यहाँ पर ले रहे हैं और पर्ची के बाद वो सीधे जो है वो वोट करेंगे और वोट करने के बाद जो है वो यहाँ के उनके परिवार के साथ वो पहुँचे हैं वोट करने के लिए। और देख सकते हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफ़ी देर पहले आने वाले थे, लेकिन अभी 11 बजे वो यहाँ पहुँचे हुए हैं अपने परिवार के साथ। कुरुडी में उनका पूरा परिवार रहता है। विजय बघेल जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो उनके भतीजे हैं, वो रिश्तेदार हैं और वो भी उनके साथ जो है मैदान में खड़े हुए हैं। सर इस तरफ भी दिखा दीजिए थोड़ा। जो जीत दर्ज की, तो ये बघेल जी हैं। किस तरीके से आप वोट कर रहे हैं और पूरे चेहरे में मुस्कुराहट है पूरे परिवार के साथ? ये तो प्रजातंत्र का महापर्व है और इसमें हिस्सा लेने सब परिवार आए हैं, तो खुशी का माहौल है और परिवर्तन की लहर है पूरे देश में और निश्चित रूप से यूपी की सरकार बनेगी। एक चीज़ और पूछना था, आपके रिश्तेदार भी हैं जो बीजेपी से खड़े हुए हैं, विजय बघेल, और एक ही परिवार काफ़ी पुराना नाता रहा है, तो राजनीति में आपने सामने है? राजनीति अलग होता है, परिवार अलग होता है। मेरे खिलाफ 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो पारिवारिक रिश्ता अलग है और राजनीतिक विचारधारा अलग है। और कुरुडी जो है क्षेत्र, यहाँ शुरू से ही आप वोट डाल रहे हैं? हाँ, यहाँ यही शुरू से, क्योंकि माता पिता यहीं रहते थे तो तब से नाम यही है, तो यहीं से डाल रहा हूँ। जी, तो ये भूपेश बघेल जी हैं जिनको आपने सुना और वो अपना आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। वो मतदान करने जा रहे हैं, अपनी उनकी पत्नी और उनका जो बेटा है वो साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और वो सीधे आप अंदर देख सकते हैं वोट डालने पहुँच रहे हैं। ये उनकी पत्नी हैं, वो आप देख रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके नाती हैं और उनकी बेटियां हैं जो साथ में पहुंची हुई हैं। सभी का जो वोट है वो इसी जगह पर है और वोट देते हुए जो है भूपेश बघेल पिछले जैसा उन्होंने कहा कि विजय बघेल के बारे में उन्होंने कहा कि राजनीति में वो इनके खिलाफ कई बार चुनाव लड़ सके हैं, राजनीति में ज़रूर प्रतिद्वंद्विता होगी लेकिन एक ही परिवार है और अक्सर जो पारिवारिक आयोजन भी होते हैं उसमें वो एक साथ पूरा परिवार दिखाई देता है, लेकिन राजनीति में जो विचार है और जो राहें हैं वो ज़रूर अलग अलग हैं। और आज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक साथ परिवार के साथ वो अपने जो परिवार हैं उनके साथ यहाँ पर वोट करने पहुंचे हैं। अब भी जता रहे हैं, अब भी पीएम मोदी को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं ये रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस पर जो भरोसा जताया था। तो छत्तीसगढ़ का दुर्ग संसदीय क्षेत्र सूबे की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से ज्यादा अगर हम कहें राज्य सरकार के नुमाइंदों की साख दांव पर है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण सीट है ये। दुर्ग संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और पीएचई मंत्री हैं गुरु रुद्र कुमार, उनका ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अब ऐसे में ये सीट कांग्रेस के लिए साख का विषय बनी हुई है, क्योंकि 3 मंत्रियों और 1 मुख्यमंत्री का आना अपने आप में दुर्ग को और भी ज्यादा हाई प्रोफाइल और महत्वपूर्ण सीट कांग्रेस के लिए बनाता है। संसदीय क्षेत्र की बात की जाए दुर्ग के तो 19,38,319 मतदाता हैं जो कि आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से एक भूपेश बघेल हैं जो कि पाटन के क्षेत्र में पहुंचे हैं, अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और यहां पर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते अभी कुछ देर बाद नजर आएंगे। और उनकी भी यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, परिवर्तन की लहर है, ये उनका कहना है कि जनता चाहती है कि परिवर्तन हो। हालांकि विधानसभा चुनावों में परिवर्तन देखने को मिला छत्तीसगढ़ में और सरकार बदली, लेकिन केंद्र सरकार को लेकर अब क्या परिवर्तन होता है ये देखने वाली बात होगी। साथ ही एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसी सीट से उनके भतीजे बीजेपी से प्रत्याशी हैं, नाम है विजय बघेल। उनके बारे में भी उनसे सवाल किया गया तो उनका यही कहना है कि पारिवारिक संबंध अलग है लेकिन राजनीतिक
संबंध भी अलग है, अलग अलग है और राजनीति के हिसाब से उनके खिलाफ वो 2 से 3 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि इस बार सफलता किसको मिलती है ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि दुर्ग, जो कि एकमात्र सीट पिछले चुनावों में कांग्रेस के पाले में आई थी, इसके पहले लंबे समय तक भाजपा के ही कब्जे में रही है। लेकिन जब 2014 में चुनाव हुआ उसके बाद दुर्ग एकमात्र सीट जो कि कांग्रेस के पाले में आई थी। आपको बता दें कि यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ये सीट, क्योंकि सरकार की साख इस पर लगी हुई है। प्रतिष्ठा का सवाल ये सीट बनी हुई है क्योंकि 3 मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इससे ताल्लुकात है। तो यह क्षेत्र राजनीतिक तौर पर काफी संवेदनशील भी मानी जाती है और यहां पर हर वर्ग और हर समुदाय के लोग भी देखने को मिलते हैं। भूपेश बघेल क्या अपनी लोकसभा सीट के साथ में लोकसभा वोट करना चाहिए तो उनके यहां से निकलने वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। भूपेश बघेल की मां है, ये कब्जा होता है और तमाम सीटों पर ये कब्जा होने के साथ भूपेश बघेल की माताजी भी पहुंची अपना वोट यहां से डालने के लिए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन उनकी माताजी भी वोट करने के लिए पहुंची। वोट कास्ट कर चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना वोट यहां पर कास्ट कर चुके हैं। उन्होंने अपनी मां से अभी कुछ देर पहले आशीर्वाद भी लिया और अब उनकी माताजी अंदर गई हैं वोट करने के लिए। अपने हाथ पर लगे, अपनी उंगली पर लगे अमिट निशान को, स्याही के निशान को दिखाते हुए भूपेश बघेल दुर्ग लोकसभा सीट जो कि प्रतिष्ठा का सवाल यहां पर बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो पाने के लिए बहुत कुछ है कांग्रेस के पास। यहां से पिछले चुनावों की बात करें तो एकमात्र सीट, इकलौती यही सीट थी दुर्ग जो कि कांग्रेस के बारे में आई थी। लेकिन इस बार उम्मीदें कांग्रेस को बहुत ज्यादा है क्योंकि कॉन्फिडेंस भी कांग्रेस के पास अच्छा खासा है। विधानसभा चुनावों में बाद सर आपने मतदान दिया है, अब क्या लगता है कितने प्रतिशत से जीत हासिल करेंगे? 10-1 का रेशियो क्या रहेगा? अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद ही लोकसभा चुनाव होता है और पिछले 3 चुनाव के रिकॉर्ड आप देखेंगे जिसमें कांग्रेस 37, 38, 39 सीट जीतने के बाद भी 1 सीट लोकसभा जीती थी। इसका अर्थ यह है राज्य में जिसको बहुमत मिलता है विधानसभा में, उसी में लोकसभा में भी मतदान होता है। छत्तीसगढ़ की ये ट्रेंड रही है और जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम किया है उस आधार पर हमने वोट मांगा है और 11-0 का रिजल्ट रहेगा। भाजपा के पास चेहरा नहीं है सर, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर आपको सभी लोग जानते हैं, आपका चेहरा यहाँ पर स्ट्रांग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, मोदी है वो सेना के नाम से वोट मांग रहे हैं और सेना कहती है भाई हमारे नाम से वोट मत मांगो। तो ये तो दुविधा है भारतीय जनता पार्टी को, मांगे किसके आधार पर? पिछले जो उन्होंने 2014 में जो कहा था उसके आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं, जो काम किया उसके आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं, जो सेना का शौर्य है उसके नाम से वोट मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या है कि प्रधानमंत्री अपने आप को बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री मानते हैं, 56 इंच सीना वाले मानते हैं और अपने कार्यों के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या है? सर, निर्वाचन आयोग ने तो प्रतिबंध लगा रखा है कि आप सेना का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेना के शौर्य का इस्तेमाल कर। प्रधानमंत्री नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लगातार उनके खिलाफ शिकायतें हुई है। हमने भी रायपुर में शिकायत की है, लातूर में भाषण देते हुए भी उन्होंने कहा था, वहाँ भी शिकायतें हुई है। तो लगातार आचार संहिता का उल्लंघन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। शरद पवार जी ने कहा कि मोदी क्या कर सकते हैं, उनसे डर लगता है। छत्तीसगढ़ में पूरा चुनाव भूपेश बनाम मोदी रहा, आपको डर नहीं लगता परिणाम चुकाने पड़ सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी कोई भी षड्यंत्र कर सकती है और शरद पवार जी की आशंका गलत नहीं है। हमने छत्तीसगढ़ में भोगा है। जीरम घाटी की घटना भारतीय जनता पार्टी और नक्सलियों के षड्यंत्र का नतीजा है और इसी कारण से इन्हीं
कि जो जांच हम वापस मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं। तो ये कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं, कोई भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। और इसलिए शरद पवार जी ने कहा है, तो हम तो यहाँ भोगे हुए हैं, उन्होंने तो केवल आशंका जताई है। हम तो जीरम में हमने प्रथम पंक्ति के सब नेताओं को खोया है भारतीय जनता पार्टी शासन में। सर, एक लास्ट सवाल था सर। मांगा है क्या उसका देखिए, न्यायालयीन प्रक्रिया का है। जहाँ तक के राफेल डील का मामला है, कांग्रेस की स्टैंड अभी भी वही है कि राफेल डील में 500 करोड़ के हवाई जहाज को 1600 करोड़ में खरीदा है और अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपया दिया है। भ्रष्टाचार हुआ है। नरेंद्र मोदी ने न उसकी जांच कराई, न कोई कार्रवाई की, न उस मामले में बहस कर रहे हैं, भाग रहे हैं उससे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि पहले नरेंद्र मोदी की आंधी थी, अब तूफान आ गया है। हमने तो तूफान देखे हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने करके लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, 3/4 हुआ था। इसमें 100% सफाया होगा। सर, लास्ट सवाल था, कई जगह ईवीएम खराबी हो रही है, उसके अलावा मतदाता जो है अपने मत नहीं कर रहे क्योंकि आईडी कार्ड मांगे जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार भी कुछ? देखिए, मतदाता को तो रोकना नहीं चाहिए। जो भी उनके पास परिचय पत्र है उसके आधार पे मतदान करने देना चाहिए। जो वहाँ जो एजेंट बैठे हैं उनसे पूछ लें कि ये मतदाता है कि नहीं है, और उस आधार पे दिया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ ईवीएम खराब है तो निर्वाचन आयोग देखे।